नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मानव एक संसाधन है और मानव संसाधन क्यों है, इसके संदर्भ में हमने उल्लेख किया था। उसके बाद हमने देखा था कि भारत जो देश है, भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है और इसके संदर्भ में भारत जनसंख्या की कुछ विशेषताएं हमने देखी थी कि भारत में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है और विश्व, भारत, राजस्थान, कोई भी प्रदेश देख लो, सब में जनसंख्या की ये विशेषता काम करती है कि पूरे विश्व में देखें तो जनसंख्या का वितरण असमान ही है। भारत में देखें तो असमान है और भारत में अपने राज्य राजस्थान में देखें तो भी जनसंख्या का वितरण असमान ही है। भारत में हमने इस परिदृश्य को देखा था कि मैदानी भाग जो है वहाँ पे जनसंख्या की प्राय सघनता देखने को मिलती है। इसके अलावा पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ जनसंख्या की मैदानी भागों की अपेक्षा विरलता देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, यही प्रतिरूप राजस्थान में भी काम करता है। आज हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं राजस्थान में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप। देखो, राजस्थान जो राज्य है उसमें भी आपकी जनसंख्या की प्राय असमानता या जनसंख्या का असमान प्रतिरूप देखने को मिलता है। जैसे कि आपने राजस्थान राज्य के बारे में पढ़ा है कि राजस्थान जो राज्य है उसका जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है जिसे हम मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। और राजस्थान राज्य का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान राज्य में जो पश्चिमी भाग है यह आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके बीच में आपके अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसके इधर देखें तो आपके हाड़ौती का पठार आ गया और बीच वाला क्या है? मैदान। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को हम देखें तो पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल है, मध्यवर्ती अरावली है, पूर्वी मैदान है और दक्षिणी पूर्वी आपके हाड़ौती का पठार है। ये चार आपके प्रमुख प्रदेश जो डिवाइड किए हैं राजस्थान में। इन प्रदेशों में देखें तो सबसे ज़्यादा पार्ट है, 61.11% भाग है, वो आपका कौन सा है? मरुस्थल का है। लेकिन मरुस्थल में जनसंख्या बसाव की जो अनुकूलता है उसकी क्या है? कमी है। इस कारण से इन मरुस्थलीय जिलों में आपकी जनसंख्या की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट है? 40% है। कितनी परसेंट है? 40% है। ये भी आपके एक प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल आपका भारत का थार का मरुस्थल ही है, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करूं तो आपके अरावली प्रदेश की जो पूरे राज्य का 9% भाग है और यहाँ पे आपके 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद हम बात करें तो 23.3% भाग है आपके जो मैदान है। मैदान की मैं बात करूं तो मैदान में आपके चंबल आ रही है, तो चंबल का, आपके इधर देखें तो माही का मैदान, इधर बनास का मैदान, बनास और उसकी सहायक नदियों का मैदान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान की जनसंख्या रहती है। 23.3% भाग में 39% जनसंख्या रहती है
लास्ट में हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। ये आपके दक्षिण में हाड़ौती का पठार है, ये मालवा का पठार है। ये यहाँ से आपके चित्तौड़ से होती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जाती है, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो ये इनके बीच में जो ये मालवा पठार है, ये मालवा जो पठार है उसका ही भाग कौन सा है? ये हाड़ौती का पठार है। इस पठार में आपके 7% भाग जो है राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ पे 11% जनसंख्या देखने को मिलती है। तो हम एक बार इस बात को जानते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में जो 61.11% जो आपका क्षेत्रफल है, यहाँ आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। 9% पे 10% जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, पर्वतीय प्रदेश है। मैदानी भाग में 23 पे कितनी 39% करती है, और पठारी भाग में 7 पे 11। तो हमने देखा कि राजस्थान में जनसंख्या का भौतिक प्रतिरूप है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, और जनसंख्या भी राजस्थान में इस भौतिक वितरण के आधार पे असमान रूप से पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है उसके जनसंख्या प्रतिरूप को देखें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का पहला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। और जनसंख्या में देखें क्षेत्रफल कितना है इसका, ये तो आपने पहले पढ़ रखा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भारत का 10.41% क्या है, आपका क्षेत्रफल है। और हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह 8वां स्थान रखता है, और जनसंख्या है वो 6,86,00,000 है। और प्रतिशत में बात करें तो कुल भारत का 5.66% भाग जनसंख्या का राजस्थान में निवास करता है। जो 7 बड़े राज्य हैं हमने पिछले वीडियो में देखे थे, वह रिपीट कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, बिहार के बाद आपके जो पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आपके मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, और फिर राजस्थान है। यानी जनसंख्या में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? 8वां स्थान रखता है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और क्या है? राजस्थान। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान जो राज्य है उसमें कौन से जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या, और कौन से जिले हैं जहाँ न्यूनतम जनसंख्या मिलती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में तो पहला नाम किसका आता है? जयपुर का आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में पहला नाम आता है जैसलमेर का। किसका आता है? जैसलमेर का। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपके अलवर है, जोधपुर है, अजमेर है, सीकर है, नागौर है। ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम की बात मैं करूं तो न्यूनतम में जैसलमेर है, आपके प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी है, ये आपके राजसमंद है। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो राजस्थान में हमने देखा कि जो राजस्थान का जनसंख्या वितरण है वो भारत की तरह ही कैसा है? असमान है। कैसा है? असमान है। और यही असमानता हमारे कौन कौन से कारकों के माध्यम से प्रभावित होती है, उसमें हमने भौतिक कारक देखा। भौतिक कारक के साथ साथ आर्थिक कारक है,
सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है। ये सारे कारक हमारे जनसंख्या के जमाव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है वो देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि। देखो, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसको देखने से पहले हम सामान्य बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस रूप से हम किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की गणना कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक परिभाषा के माध्यम से देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में प्रश्न आ जाता है ऐसा, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरों के मध्य, समय अंतरों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। मैंने यहाँ वृद्धि शब्द इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम देखें तो परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी जनसंख्या बढ़ सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में दो समयांतरों के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, किसी क्षेत्र विशेष में, और दो समयांतर ले लिए। क्षेत्र विशेष में क्या ले लिए, दो समयांतर। जैसे आपके 2001 और 2011, इस दौरान भारत में जो जनसंख्या है, जैसे 2001 की जनसंख्या हम देखें तो 102.8 करोड़ थी, और 2011 की हम देखें तो आपकी 121 करोड़ है। कितनी, 121 करोड़ है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, जनसंख्या का अंतर, यानी इसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि। अब इस वृद्धि की संकल्पना को हम निम्न आधारों पे पढ़ सकते हैं। जैसे वृद्धि जो होती है उसमें तीन घटक काम करते हैं। प्रश्न आ जाता है, आपके पूछ लेता है कि जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन से घटक काम करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जन्म, मृत्यु और प्रवास, इन तीन घटकों के आधार पर होती है। एक नंबर का प्रश्न आता है कि जनसंख्या वृद्धि के घटकों को लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि घटक कितने हो गए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब जनसंख्या वृद्धि की संकल्पनाएं देखिए किस किस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें पहले देखें तो जनसंख्या, ये तो घटक हो गए, जनसंख्या वृद्धि के घटक है जन्म, मृत्यु, प्रवास। अब जनसंख्या जो है वो एक तो होती है धनात्मक, सबसे पहले देखें तो प्राकृतिक, और दूसरी है अभिप्रेरित या वास्तविक तो प्राकृतिक में क्या होता है, किसी स्थान विशेष में जन्म और मृत्यु में जो अंतर है वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक, क्योंकि ये नेचुरल होती है, जन्म भी और मृत्यु भी। अगर जन्म हुआ है तो वृद्धि हो जाएगी और मृत्यु हुई है तो जनसंख्या में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इस आधार पे प्राकृतिक वृद्धि है वो दो बिंदुओं के आधार पर होती है, जन्म और मृत्यु के आधार पे। दूसरी है अभिप्रेरित या वास्तविक। अभिप्रेरित का मतलब है कि
अभिप्रेरणा मतलब लोग आए हैं या लोग गए हैं, तो यहाँ पे जन्म माइनस मृत्यु प्लस कितने लोग आए, आने वाले को हम क्या बोलेंगे आप्रवास, और जाने वाले को क्या बोलेंगे उत्प्रवास। कितने लोग गए और कितने लोग आए, यहाँ तो आने वाले और जाने वालों का अंतर, और यहाँ जन्मने वालों का और मृत्यु वालों का अंतर, तो ये इन दोनों का अंतर है, उसका योग करेंगे तो हमें क्या बिंदु मिल जाएगा, अभिप्रेरित या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, अभिप्रेरित या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। अब इसके बाद हम देखें तो धनात्मक और ऋणात्मक यदि धनात्मक क्या होती है, यदि जन्म है और अप्रवासियों की संख्या ज्यादा होती है और मृत्यु और उत्प्रवासियों की संख्या क्या होती है कम होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है धनात्मक होती है। और कभी देखें तो मृत्यु की संख्या होती है ज्यादा, उत्प्रवासी ज्यादा होते हैं, और आप्रवास और जन्म जो है वो क्या होता है कम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वृद्धि को क्या बोलेंगे ऋणात्मक वृद्धि, क्या बोलेंगे ऋणात्मक वृद्धि। अब इसके बाद हमने प्राकृतिक अभिप्रेत धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि को देखा, और ये भी देखा कि वृद्धि के लिए कौन कौन से घटक है, जन्म मृत्यु और प्रवास। तो जन्म से हम देखें तो जन्म दर क्या होती है, जन्म दर होती है किसी स्थान विशेष में 1000 जन्मों पर जीवितों की संख्या, 1000, ये बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान रखना, 1000 जन्मों पर जीवितों की संख्या, ये तो क्या होती है जन्म दर। और मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर होती है 1000 जन्मों पर मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या, ये क्या होती है मृत्यु दर। यानी जन्म दर 1000 जन्मों पे जीवितों की संख्या, मृत्यु दर 1000 जन्मों पर मृतकों की संख्या कितने मर चुके हैं। इसी के अलावा हम और देख सकते हैं शिशु जन्म दर क्या होती है, शिशु जन्म दर को हम 1000 जन्मों पे ही लेंगे, लेकिन 1000 जन्मों पर 0 से 1 वर्ष की आयु के जो जितने जीवित रह गए उनको तो क्या बोलेंगे शिशु जन्म दर, और उसी दौरान उसी आयु के दौरान इन जन्मों पे जो मर गए उनको क्या बोलेंगे शिशु मृत्यु दर, क्या बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। इसके देखें मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर क्या होती है, 1 लाख जो जन्म होते हैं उन 1 लाख जन्मों में जन्म की पीड़ा या प्रसव पीड़ा या किसी भी कारण से जन्म के दौरान जब माता की मृत्यु हो जाती है कितने में प्रति लाख जन्मों पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम मातृ मृत्यु दर बोलेंगे, क्या बोलेंगे मातृ मृत्यु दर बोलेंगे। अब हम जन्म दर के मृत्यु दर के शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर हमने पढ़ी है। इसके बाद देखते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करें, एक फॉर्मूले और एक सवाल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसको किस प्रकार से प्राप्त करें। जनसंख्या वृद्धि को हम देखो किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कैलकुलेशन के लिए देखें तो निरपेक्ष और सापेक्ष,
दो आधारों पे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। निरपेक्ष का मतलब है जो संख्याओं में जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े आते हैं वो निरपेक्ष बोलते हैं, और जो सापेक्ष का मतलब है प्रतिशत में जो आंकड़े आएंगे उसे क्या बोलेंगे, सापेक्ष बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने भी बताया भी था कि निरपेक्ष आंकड़ों में जैसे 2001 की जनसंख्या है और 2011 की जनसंख्या है, उसमें 11 और 1 में 102 और 121, उदाहरण के लिए देख रहे हैं 102 और 121, अंतर कितना हो गया, अंतर देखें तो 102 में और 121 में 19 का अंतर हो गया क्या, 19 का अंतर हो गया, यानी 102 करोड़ और 121 करोड़, कितने करोड़ का अंतर हो गया, 19 करोड़ का। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं सापेक्ष का, कि फॉर्मूला क्या है, निरपेक्ष वृद्धि बटा आधार वर्ष इंटू 100, निरपेक्ष वृद्धि आधार वर्ष इंटू 100। तो देखते हैं इसमें आपके निरपेक्ष कितनी है, 19 करोड़, और आपका आधार वर्ष कितना है, ये एग्जाम्पल के लिए है केवल, एग्जैक्ट देखें तो 102.8 है और 121.01 करोड़ है, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ देखें 100 और हमने 1900 और 102, अब ये आ गया, इसमें निकाले तो आपका 18.62%, ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये क्या है, वृद्धि। अब यहाँ आपके ये वृद्धि जो है वो कैसी है, 10 की है, कैसी है, 10 की है, यानी 10 वर्षों का अंतराल हो गया ये, तो इसमें कौन सी वृद्धि हो गई है, 10 की है। और इसको वार्षिक में कन्वर्ट करें, 10 की वृद्धि को अगर वार्षिक में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसमें आपका जो है 10 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, और हमारी ये वृद्धि कितनी होगी, 1.86% क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो विद्यार्थियों हम सामान्य बात करें तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 17.64%, और राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपके 2011 के अनुसार ही 21.31% है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि है। भारत जो देश है वह जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में देखें तो पिछले दशकों की तुलना में भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्या ये गिरावट आई है। सेम यही प्रोसेस किसमें हुआ है, राजस्थान में हुआ है। तो विद्यार्थियों हम भारत में और राजस्थान दोनों प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि के इस प्रारूप को देखते हैं कि पिछले दशकों में यह जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से इसमें गिरावट देखने को मिली है और इसका क्या रीजन हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के बाद हम देखते हैं राजस्थान में और भारत में जनसंख्या वृद्धि का दशकीय परिवर्तन कैसे कैसे हुआ। तो दोनों को हम एक तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि 1941 दोनों ही भारत और राजस्थान में देखें तो 14.22 और 18% जो वृद्धि है। देखो राजस्थान था वो पिछड़ा प्रदेश है, इस कारण यहाँ जो रूढ़िवादिता है वो विद्यमान है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव है, इस कारण से जन्म दर जो है वो बढ़ी हुई है, लेकिन मृत्यु दर में है वो भी गिरावट तो आई है। और गिरावट है वो मृत्यु दर में सरकारी नीतियों के अनुसार आई है। तो इस कारण से यहाँ पे देखें तो जन्म दर की अधिकता और मृत्यु दर की जो गिरावट है उसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है बनी हुई है। लेकिन भारत में जो आफ्टर पूरे राष्ट्र की स्थिति देखें तो परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में 2011 की मैं बात करूं तो केवल
आपके छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं, उनको छोड़ के सभी राज्यों में आपको ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। अब हम देखें 1951 में सबसे कम वृद्धि थी दोनों ही में, राजस्थान में भी और भारत में भी 13.31 और 15.2%। लेकिन आपका 1961 यानी 1961 का जो समय है, दशक है, वो दोनों में ही महान जनसंख्या विभाजक जो काल कहलाता है, क्योंकि अचानक इसमें आपको जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली, जिसका रीजन है जन्म दर का उच्च होना और मृत्यु दर का निम्न होना। मृत्यु दर का भी क्या होना, उच्च होना, यानी मृत्यु दर है वो गिर रही है, मृत्यु दर है वो, मृत्यु दर में क्या है, गिरावट आ रही है, यानी मृत्यु दर है वो गिर रही है और जन्म दर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जन्म दर और मृत्यु दर, देखो जन्म दर तो है बन रही है, बढ़ रही है, और मृत्यु दर क्या है, गिर रही है। तो यहाँ पे जनसंख्या का एक परिवर्तन देखने को मिलता है, मृत्यु दर गिर रही है और जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ इस कारण से आपकी जनसंख्या में एक महान विभाजक काल देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें 1971, ये जो रूपरेखा है जन्म दर बनी रही और मृत्यु दर में लगातार गिरावट रही। कारण क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार है, मेन कारण यही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार। वैसे देखें तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जीवन स्तर में सुधार नहीं आ सकता, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि अनुकूलता वहाँ पे मिल रही है, इस कारण से सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनसंख्या है उसके जन्म दर में क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। फलस्वरूप आपके मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में वृद्धि, दोनों के फलस्वरूप क्या हो रहा है, आपकी जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इसके बाद देखें तो 1971 आपका भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से 1971 जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक माना जाता है। कौन से में, भारत में। लेकिन आप तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में ये दशक कौन सा है, 1981 का है। कौन सा है, 1981 का है, क्योंकि राजस्थान में पिछड़ेपन के कारण यहाँ पे जो जन्म दर है वो लगातार बढ़ रही थी और मृत्यु दर में जो गिरावट है उसकी जो रूपरेखा है वो बनी हुई थी, लेकिन जन्म दर में गिरावट नहीं आ रही थी, यानी जन्म दर में जो गिरावट कम थी और मृत्यु दर में गिरावट अधिक हो गई। इस कारण से जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि दर बनी रही। तो राजस्थान में 1981 का जो दशक है वो सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक है, जबकि भारत में आपके 1971 वाला दशक है वो सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक माना जाता है। इसके बाद मैं बात करूं आपके 1971 के बाद भारत में लगातार जनसंख्या में क्या आई है, वृद्धि दर में गिरावट आई है, जिसका रीजन है क्या, सामाजिक जो क्षेत्र है, लोगों में रूढ़िवादिताओं को क्या करना, कम करना, रूढ़िवादिताओं को कम करना, शिक्षा का प्रसार करना, परिवार नियोजन जैसी सुविधाओं को अपनाना, ठीक है, तो लोगों को जागरूक करना किसके बारे में, अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। इन परिणामों के लिए लोगों को हम जागरूक करें, तो लोगों को जागरूकता के कारण मृत्यु दर तो गिरावट में है, यानी मृत्यु दर तो कम है, लेकिन जन्म दर भी क्या हुई, कम हो गई। अब मृत्यु दर और जन्म दर क्या हुई, कम हुई, तो यहाँ पे मंद वृद्धि देखने को मिलती है। कौन सी वृद्धि देखने को मिलती है, मंद वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार भारत में आपके 1971 के बाद आपको जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। आपके राजस्थान में देखें तो 1981 के बाद लगातार राजस्थान में भी गिरावट देखने को मिलती है। क्यों,
क्योंकि राजस्थान में भी राष्ट्रीयकृत जो शिक्षित नीति है, राष्ट्रीयकृत जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है, उनको अपनाया गया और यहाँ पर भी प्राय गिरावट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले हैं और कौन कौन से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में बात करूं, मेघालय जो है वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्यों में गिना जाता है। मेघालय के बाद मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में लगभग 27% है। अरुणाचल प्रदेश जो दूसरे नंबर पे आता है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि में गिने तो आपका नागालैंड आता है, नागालैंड। लेकिन नागालैंड की बात मैं करूं, 2001 में नागालैंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा था? नागालैंड था। लेकिन 2011 की मैं बात करूं तो 2011 में नागालैंड ने काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है और सबसे कम -0.47 सबसे कम, जबकि 2001 में ये 65% वृद्धि दर वाला देश राज्य था। लेकिन 2011 में इसने अपने वृद्धि दर के परिवर्तन में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है और वर्तमान में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य है। कौन सा? आपके नागालैंड। इसके अतिरिक्त देखें राजस्थान राज्य की हम बात करें तो राजस्थान में आपके जनसंख्या वृद्धि वाले जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक वृद्धि जो है वो आपकी बाड़मेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ है? बाड़मेर में और जैसलमेर में। तथा न्यूनतम वृद्धि की हम बात करें तो न्यूनतम वृद्धि कहाँ है? आपके गंगानगर में और झुंझुनू में न्यूनतम वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, हमने जनसंख्या वृद्धि के दशकीय वृद्धि के तुलनात्मक प्रतिरूप को पढ़ा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई रीजन हमने देख लिए, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों में एक तो सामाजिक रूढ़िवादिता है, दूसरा शिक्षा का अभाव है, तीसरा जो आपके आर्थिक सामाजिक स्थिति है, चौथा जो मेन परिणाम है जनसंख्या वृद्धि में वो आपका प्रवास है। मेन क्या है? प्रवास है। प्रवास के अंतर्गत देखें तो भारत में ज़्यादातर जो आपके प्रवास है वो स्थानीय प्रवास या अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण आपके शादी, विवाह है। ठीक है, तो विवाह के उपरांत जो है वो महिलाएं जाती है। तो ये आपका जो प्रवास है वो अंतर्राज्यीय है, लेकिन हमारा प्रवास जो राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो आंतरिक प्रवास ही है। तो आंतरिक प्रवास में भारत में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन किसी कारणवश हमारे भारत के लोग हैं वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बाहरी जो क्षेत्र यानी अन्य देशों में जाते हैं, तो हमारे देश में क्या है, जो वृद्धि दर है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वृद्धि दर में क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा और जनसंख्या वृद्धि जो है वो हम नॉर्मली बात करें तो सब क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र की बात करें, सबके लिए, चाहे पूरे विश्व की बात करें तो एक बड़ा ही संकट है। क्यों है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है वो संसाधन और जनसंख्या वृद्धि में एक बड़ा अंतर जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। जो आगे देखें तो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं इस अंतर के कारण अपने संसाधनों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगी और असमर्थता के कारण वह अपने विकास को क्या कर देगी, रोक देगी या अपने विकास करने में असमर्थ हो जाएगी। तो ये जो बात है कौन सी, कि जनसंख्या वृद्धि है उसके नियंत्रण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए
और नियंत्रण के लिए सामान्य प्रयास क्या है? सबसे पहले शिक्षा का प्रसार करना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, परिवार नियोजन जैसे जो है जो अपने उपाय है उनको अपनाना, ये सारे के सारे हैं उपाय हमें नियंत्रण के लिए करने चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आज जो हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि, और अगले वीडियो में हम भारत में जनसंख्या घनत्व के बिंदुओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।